क्रांति चली थी संसद जाने बर्गर खाकर सो गई, बाप भाग गया अस्पताल में मैया बेवा हो गई। आखिरकार बुड्ढे ने क्रांति के पैर भारी करने का आविष्कार कर ही डाला। तुम लोग को गोदी मिल रहा है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अरे बाकी फैलो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ कि मैं होने नहीं दूंगा। जैसे ही उसको लगा कि क्रांति की इस नाजायज औलाद की करतूतों के चक्कर में पुलिस के लठ बजने वाले हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मंकीज और मैं हूं अनुज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन वाली अदालत के तीसरे एपिसोड में। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना होगा कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। आज हमारे देश की राजधानी में भी एक ऐसा ही मुजरा सजा हुआ है, जहां विदेशों से आए कुछ डिजिटल कीड़े और आंदोलन जीवी हमारे देश के मासूम छात्रों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और उनके बदले कुछ मासूम छात्र पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। आज इन कॉकरोच क्रांतिकारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने के साथ ही अपनी ही मखमली अज्ञानता और अहंकार के घोड़े पर बैठी हुई केंद्र सरकार का भी करेंगे पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन। तो चलिए एक एक करके इनकी बखिया उधेड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन तथाकथित कॉकरोच क्रांतिकारियों की, जिनमें अभिजीत दिपके, विजेता दहिया, सौरभ दास, आशुतोष रांका और उनके साथ एक महान तथाकथित वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी शामिल है। इनकी कॉकरोच क्रांति का चरित्र क्या है साहब? इनकी क्रांति वो उल्टा है जो दिन के उजाले में तो मासूम और बेबस छात्रों के लिए इंसाफ की आवाज उठाने का पवित्र ढोंग करती है, पर जैसे ही रात का अंधेरा होता है अपना घाघरा उन विदेशी ताकतों के आगे खोलकर नाचने लगती है जो इस देश को मजबूत और समृद्ध बनते देखना ही नहीं चाहते। दिन में जब मीडिया के कैमरे ऑन होते हैं तो ये लोग जमीन पर ऐसे बिलबिलाने लगते हैं जैसे किसी ने इनके ऊपर हिट का स्प्रे कर दिया हो। रोना धोना शुरू हो जाता है, और ये मोरी मैया गजब हो गया, लोकतंत्र को खतरे में है। पर जैसे ही सूरज ढलता है और कैमरे बंद होते हैं तो भाई साहब क्रांति का गियर बदल जाता है। ये क्रांतिकारी डीजे वाले अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर जोमेटो से मंगाए गए डबल चीज बर्गर ठूस ठूस के खाते हैं और फिर अपने मखमली बिस्तरों पर टांगे फैलाकर सो जाते हैं। मतलब दिल में जंतर मंतर पर छात्रों का मसीहा बनने का नाटक और रात में 5 स्टार अय्याशी। इनकी इस क्रांति ने मां बनने की बड़ी कोशिश की साहब। बेचारा दिपके लखनऊ से लेकर जयपुर तक गलियों में दर दर भटकता रहा, खूब यार तलाशे, थप्पड़ लप्पड़ सब खाए कि कैसे भी किसी तरह उसकी इस मरणासन्न पड़ी क्रांति को गर्भ ठहर जाए, जिससे उसकी और उसके मालिकों की ठप पड़ी राजनीतिक दुकानें फिर से चमक जाएं। पर हाय रे नसीबा, इस देश का ऐसा कोई भी जेनजी ना मिला जो इनके इस ढोंग के चक्कर में फंस जाता। बेचारा जुनैद भी प्लेटें भर भर के बिरयानी खिला खिला कर थक गया, लेकिन बात नहीं बनी। तब इनके मालिकों ने देखा कि उनका अरब स्प्रिंग, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाला ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भारत में तो फेल हो रहा है, और चूंकि पुराने घिसे पिटे चेहरे तो बेनकाब पहले ही हो चुके थे, और ये जो नए चेहरे लाए गए थे यानी कि ये तिलचट्टा गैंग, ये तो साले पहले ही इतने बड़े निकम्मे थे कि विदेश जाकर भी नल्ले के नल्ले ही रहे और स्वदेश में आकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। इनकी क्रांति वैसे ही बिन ब्याही कुंवारी घूम रही है, तो थक हार कर इस क्रांति की इज्जत बचाने और उसकी मांग भरने के लिए इन्होंने एक वैज्ञानिक आंदोलन जीवी को मैदान में उतार दिया। उसके आने के बाद कुछ मामा फूफा फूफियां तो आना शुरू हुए, लेकिन काम तब भी नहीं बना। पर बुड्ढे ने अपना पूरा तजुर्बा झोंक कर अपना अनुसंधान जारी रखा, और संसद मार्च के नाम पर आखिरकार बुड्ढे ने क्रांति के पैर भारी करने का आविष्कार कर ही डाला। पर मुआ बुड्ढा निकला पुराना चावल। जैसे ही उसको लगा कि क्रांति की इस नाजायज औलाद की करतूतों के चक्कर में पुलिस के लठ बजने वाले हैं, वो तुरंत जाकर अस्पताल के बेड पर लेट गया। और उसकी देखा देखी ये तिलचट्टे भी जिस क्रांति के साथ रोज रात अंतरंग संबंध बनाकर सत्ता के रूप में उसकी आने वाली औलाद के बाप बनने के सपने देख रहे थे, उसी क्रांति को सड़क के आवारा लौंडो ठलुओं के भरोसे छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई ट्रक में जाके छिप गया, कोई 2 बजे बुलाए जाने पर भी 11 बजे ही नेताजी के घर जाके सो गया, और कोई तो किसी आलीशान एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में बैठ के डबल चीज बर्गर ठूसने निकल गया। इस संदर्भ में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अनुजानंद महाराज जी के द्वारा 2 लाइनें कही गई हैं, सुनिएगा। कि क्रांति चली थी संसद जाने बर्गर खाकर सो गई, बाप भाग गया अस्पताल में मैया बेवा हो गई।
और प्रेमी ट्रक में छिपकर भागे, हलवों की हो गई मौत जोगीरा सारा रा रा रा। तो भैया जब पोल खुल गई कि ये नाकारे दूसरों को डंडे खाने के लिए छोड़कर खुद छिपकर भाग गए थे, तो इन्होंने अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए अपने ही दल के एक साथी को उसके पृष्ठभाग पर लात मार के बाहर निकाल दिया और आखिरकार आंदोलन का पहला निष्कासन हो ही गया। अरे मंत्री ना सही तिलचट्टा ही सही। अब जब कॉकरोच अपने गटर में जाके छिप गए तो इनके आकाओं के पुराने पाले हुए पिल्ले सड़कों पे आ गए क्रांति के मुजरे की मौज लेने के लिए। जंतर मंतर से लेके कनॉट प्लेस तक जम के बवाल काटा गया। गाड़ियां तोड़ी, पत्थर चलाए, तलवारें लहराई, महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े, पुरुष पत्रकारों और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मतलब जो सीन कल तक नेपाल और बांग्लादेश की सड़कों पर था वही दिल्ली में दोहराया जाने लगा। और हेकड़ी देखिए, ऑन कैमरा संसद को उखाड़ देने और पीएम को जान से मार देने की धमकियां तक दी जाने लगी। और ये सब इनके उसी पुराने वामपंथी टूल किट के तहत हुआ है साहब, कि औरतों बच्चों को आगे करो और उनके पीछे छिपकर दंगा करो, ताकि जब पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए डंडा चलाए और गलती से भी उस डंडे से किसी लड़की या बच्चे को खरोच भी आ जाए तो उसकी फोटो खींचकर पूरी दुनिया में स्टेट टेररिज्म का रोना रोया जा सके। मुझे इस पर पश्चिम बंगाल की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार का एक किस्सा याद आता है, जब लालगंज में वो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट शुरू करना चाहते थे ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके और इंडस्ट्री डेवलप हो सके, जिससे स्टेट की जीडीपी बढ़े और तरक्की हो। लेकिन इन वामपंथी राक्षसों को तो ये कभी हजम ही नहीं होता कि आम लोग अपनी रोजी रोटी कमाएं और तरक्की करें। इन्होंने लोगों को बरगलाया कि देखो कंपनी और सरकार मिलके तुम्हारी जमीनें, तुम्हारी आजादी सब हड़प करने वाले हैं, और औरतों और बच्चों को आगे करके उनके पीछे छिपकर पुलिस पर पत्थर और गोलियां तक चलाई। और जब पुलिस के द्वारा रिटेलिएटरी एक्शन किया गया तो डंडा लगने से एक मासूम बच्ची का हाथ टूट गया, तो इन लोगों ने सुरक्षा बलों को उस बच्ची को अस्पताल तक ले जाने नहीं दिया। वो मासूम बच्ची पूरे दिन दर्द से तड़पती रही, लेकिन ये वामपंथी भेड़िए उसके फोटो को खींच खींच के उसके दर्द को दिखा दिखा कर अपनी मार्केटिंग करते रहे। नतीजा क्या हुआ कि वो प्लांट बुद्धदेव भट्टाचार्य कभी शुरू ही नहीं कर पाए। और यह सिर्फ लालगंज की घटना नहीं है, लालगंज, नंदीग्राम, पता नहीं कितनी जगहों पर इन्होंने यही स्क्रिप्ट दोहराई। बरसों बाद जब वहां के मासूम लोगों को ये समझ में आया कि वामपंथियों ने उनकी आजादी नहीं बचाई बल्कि उन्हें गरीबी और मोहताजी के एक दलदल में ढकेल दिया है, तो उन्होंने इन्हीं वामपंथियों को जो नक्सली बनकर सरकार के खिलाफ हथियार उठाए घूम रहे थे, इनकी मुखबिरी चालू की और ये सब एक एक करके कुत्तों की मौत मारे गए। यही है इनकी गंदी राजनीति साहब, कि अगर इस देश का गरीब समृद्ध हो गया, उसको रोजी रोटी मिल गई, तो इनकी ये जो शोषण, गरीबी, अबला नारी वाली मनगढ़ंत थ्योरी है उसकी दुकान परमानेंटली बंद हो जाएगी। खैर 20 जुलाई को जब दिल्ली की सड़कों पर क्रांति का मुजरा अपने पूरे शबाब पे जमा तो राजनीति के कुछ पुराने रईसों को लगा, अरे भला हमारे होते हुए किसकी मजाल है जब महफिल लूट ले। फिर क्या था साहब, सबके सब कूद पड़े इस क्रांति की मांग भरने और उसकी नाजायज औलाद को अपना नाम देने के लिए। कोई प्रधानमंत्री आवास के बाहर लौट गया कि क्रांति तो सिर्फ मेरी है, कोई बस की छत पर ये कहते हुए चढ़ गया कि जीऊंगा मरूंगा तो सिर्फ क्रांति के साथ। और अपने ये तिलचट्टे ये भी अपने नाजायज संबंधों की दुहाइयां दे देकर ये डायलॉग मार रहे थे कि क्रांति मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और उधर वो बूढ़ा जिसको गली का काला कुकुर बना के इस मंगली क्रांति के साथ फेरे दिलवाए गए थे, वो अस्पताल में लेटे लेटे ही चिल्ला रहा था, अरे कमबख्तो मैं भी मरा नहीं हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट पे अभी भी मेरा ही नाम चल रहा है। और उधर क्रांति की जोरदार परफॉर्मेंस के बाद अपने मायके यानी जंतर मंतर लौटने से गदगद तिलचट्टे और उनकी वामपंथी भौजाइयां जोर जोर से ढोलक और डफलियां चपकाते हुए जादू है नशा है वाली सोहरे गा रही हैं। अब जब बात वामपंथी भौजाइयों तक पहुंची गई है तो इनका विमेन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला पाखंड भी देख लीजिए साहब। जो रिपोर्टर या पत्रकार इनसे ईमानदारी से कड़े सवाल पूछने पहुंच जाता है, तो चाहे वो कोई महिला पत्रकार ही क्यों ना हो, ये शांतिप्रिय क्रांतिकारी उसे घेर लेते हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं, उसे पीटते हैं और उसकी लिंचिंग करने पर उतर आते हैं। क्योंकि इनके लिए महिला या तो वो होती है जो तरह तरह की वनस्पतियां फूंक कर माई बॉडी माई चॉइस वाला नारा बुलंद करती है,
या कभी कभार बेचारा अक्षय भी इन भौजाइयों के ग्रुप का सदस्य मान लिया जाता है ताकि पुलिस पर उसके वक्ष स्थल पर हाथ डालने की तोहमत मढ़ी जा सके। क्यों भाई, वो महिला पत्रकार किसी की बहन या बेटी नहीं थी? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? सिर्फ आपके गिरोह में शामिल देश को गाली देने वाली और भारत माता के पति की खोज करने वाली औरतें ही महिला हैं। इस कड़ी में एक और हास्यास्पद नजारा तब देखने को मिला जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मिस्टर कल्याण बनर्जी मतलब कल्याण बनर्जी ऑन कैमरा आकर महिला पत्रकार पर हुए इस हमले को जायज ठहराते हुए कहते हैं कि तुम लोग तो गोदी मीडिया है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अरे वाह डॉटी फैलो, मतलब ये वही महाशय हैं जो अभी कुछ दिन पहले बंगाल में जनता के द्वारा अंडे, चप्पल और झाड़ू खाने के बाद इस तरीके से विलाप कर रहे थे जैसे किसी ने इनके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया हो। और आज एक महिला पत्रकार पर हुए हमले को जायज ठहरा रहे हैं। इसी आंदोलन में शामिल कुछ मासूम लोग खुलेआम नारे लगा रहे हैं कि भारत की संसद को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, और कुछ तो सशस्त्र विद्रोह तक का आह्वान कर रहे हैं। और इस देश का बुद्धिजीवी यानी बुद्धिजीवी वर्ग इसको छात्रों का मासूम गुस्सा बता रहा है। अगर गलती से भी इन पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाए तो संविधान तुरंत क्या होगा ये राहुल जी बताएंगे। राहुल जी, क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे बड़ा कटघरा खड़ा होता है इस देश की सरकार और बीजेपी के आईटी सेल के सामने। वैसे तो आप सबको पता है कि उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में जबरदस्ती लेना इस सरकार की पुरानी और जन्मजात आदत रही। यूजीसी के बवाल से लेकर सीबीएसई की लीपापोती से होते हुए नीट का घोटाला जब सामने आया तो इंच दर इंच गहराई में धंसता हुआ वो तीर शायद इस सरकार को उस समय बड़ा मजा दे रहा था, क्योंकि तब इनके अपने राष्ट्रवादी समर्थक इनकी नीतियों की कमियां बताकर इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे। पर तब धर्मेंद्र प्रधान और ये पूरी सरकार अपने अहंकार के साथ में आसमान पर उड़ रही थी और अपने ही समर्थकों को अरे ये तो 2 कौड़ी का यूट्यूबर है, इसके पीछे तो 10 लोग भी नहीं खड़े हैं, ये बोल बोल कर दुत्कार रहे थे और अपने आईटी सेल से ट्रोल करवा रहे थे। उस समय इनके अहंकार की पट्टी इतनी मोटी थी कि इनको ये नहीं दिख रहा था कि जो तीर आज इनको मजा दे रहा है वो एक दिन इतनी भयंकर तकलीफ देगा कि ये न बैठ पाएंगे न धो पाएंगे। आज वही लापरवाही का तीर बवासीर बनकर जंतर मंतर से लेके देश के शहर शहर में इनके पिछवाड़े में आग लगा रहा है। और जरा बीजेपी के आईटी सेल का भी नंगा नाच देख लीजिए। इनकी थूक कर चाटने की आदत तो अद्भुत है। कल तक यही आईटी सेल वाले दिन रात सोशल मीडिया पर इन तिलचट्टों को ट्रोल कर रहे थे कि जंतर मंतर पर बैठे लोग तो सीआईए के एजेंट हैं, उनके टूल किट का हिस्सा हैं, जासूस के दलाल हैं और देशद्रोही हैं। और कुछ ही दिनों में अचानक क्या चमत्कार होता है कि सरकार उन्हीं सोरोस के एजेंटों को बातचीत के लिए अपने घर बुलाती है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाती है और मंत्री जी हाथ जोड़कर दंडवत हो जाते हैं। और अब ये आईटी सेल के छर्रे जीजा जी आइए ना, घर की बात है, अंदर चल के बात करते हैं, उस पोजीशन में है। मतलब इनके लिए कल्लू और कल्लन से कालिया बन चुका है। पर भाई साहब, सरकार के जो अंधभक्त चप्पल चाट चाटुकार हैं उनका तो जलवा ही अलग है। वो तो अभी भी बता रहे हैं, देखा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, एथेनॉल के फर्जीवाड़े से लेके राम मंदिर में चोरी के आरोपों तक और चंपत से लेके संपत तक प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों का मुद्दा एक ही बार में गायब कर दिया ना, वो भी बिना कुछ बोले। भाइयों बहनों, और कुछ निर्लज्ज आम आदमियों, पार्टी वाले नहीं असली वाले, उनको ये कहने में अभी भी शर्म नहीं आ रही कि 2014 से लेके आज तक चाय की चुस्की से लेके झालमुड़ी के स्वाद तक जो मोदी जी हर विषय पे कथा अमृत सुना सुना कर बहुत से निकम्मे नेताओं की रोजी रोटी चलाते आ रहे हैं, वही मोदी जी यूजीसी से लेके नीट और एथेनॉल के घपले पर एक शब्द नहीं बोल पाए। ऐसा लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र के धृतराष्ट्र की आंखों के साथ साथ अब उसकी जुबान को भी लकवा मार गया। अरे ये लोग शायद भूल गए कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे झारखंड वाले दुबे जी देश को बता चुके हैं ना कि मोदी जी अब आम इंसानों के प्रश्नों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। बस दुबे जी उस दिन एक छोटी सी बात क्लियर करना भूल गए कि मोदी जी सिर्फ जनता के प्रश्नों से ही ऊपर नहीं उठे हैं, वो स्वयं अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से प्रश्न पूछने के अपने अधिकार और कर्तव्यों से भी ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि भाई मोदी है तो सब मुमकिन है। मतलब यहाँ तो अलग ही लेवल की मोनार्की चल रही थी और अब
जब चारों तरफ रायता फैल गया, बवासीर पूरी तरह भगंदर बन गया, तो पहले किरण रिजिजू साहब संजय बनकर महाराज मौनेन्द्र बाहुबली के दिव्य मन की बात का प्रसारण करने बाहर आते हैं। उन्होंने देश को बताया, महाराज इन सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर हैं और दोषियों का संहार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पर निष्ठुर विपक्ष और तिलचट्टा समूह उनके आश्वासन से रत्ती भर टस से मस न हुआ, तो फाइनली महाराज को आधी रात में एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताना पड़ा कि सभी विषयों पर वो अत्यंत गंभीरता से दृष्टि बनाए हुए हैं और शीघ्र ही बहुत कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। पर न तो नेता मान रहे हैं और न ही तिलचट्टे, सब के सब कभी प्रधान जी के, कभी मोदी और शाह के इस्तीफे की रट लगाए बैठे हैं। और इन सब के बीच संसद से लेकर सड़क तक क्रांति अभी भी छमिया बनी हुई झूम के ठुमके लगा रही है। और उम्मीद है कि जल्द ही जेपी आंदोलन से उत्पन्न अनमोल रत्न, यादव डुओ यानी लालू एंड मुलायम और अन्ना आंदोलन से उत्पन्न युग पुरुष एक के साथ एक फ्री वाली कालजयी योजना चलाने वाले कट्टर ईमानदार जैसे ही किसी महाअवतार को जन्म देने वाली। तो देवियों और सज्जनों, ये है इस आंदोलन की असली पटकथा। एक तरफ वो नपुंसक आंदोलन जीवी है जो विदेशी टुकड़ों पर अपनी क्रांति का गर्भाधान करा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सरकार है जो अपने पिछवाड़े के बवासीर को मास्टर स्ट्रोक बताकर जनता को बेवकूफ समझ रही है। और सच ये है कि इस देश की राष्ट्रवादी जनता सब कुछ देख और समझ रही है। जो गलत करेगा वो पेल दिया जाएगा, फिर चाहे वो ये डिजिटल कीड़े हो, वामपंथी ठलुए हो, या फिर अपने पिछवाड़े में घुसे तीर पर बैठी ये सरकार हो। अगर आपको तथ्यों और बेबाक अंदाज में किया गया ये क्रॉस एग्जामिनेशन पसंद आया है तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा प्लीज। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, हमारे पिछले वीडियो के शाउट आउट के विनर हैं चिनप्पा एनडी आचार्य जी। आपका बहुत बहुत आभार आपके प्यार और समर्थन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी अन्य केस के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।